हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन द फोर्थ लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। और यहाँ से हमारी केमिकल काइनेटिक्स की अब रियल स्टोरी शुरू होगी। राइट, केमिकल काइनेटिक्स इसको हम बोलते हैं कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ हाउ फास्ट अ केमिकल रिएक्शन आकर्स। और जो केमिकल काइनेटिक्स है, इट बेसिकली डील्स विद दो लॉज इसमें आते हैं इम्पॉर्टेंट। एक है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन जो हमने डिस्कस कर लिया है, और दूसरा है हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। राइट, अभी हम रेट लॉ एक्सप्रेशन को समझते हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है और ये किस तरह से डिफर करता है लॉ ऑफ मास एक्शन से। अगर हम एक जनरल इक्वेशन ले लें, से अगर हमने ले लिया राइट, ये हो गई हमारी जनरल एक रिएक्शन, जिसमें यहाँ पे ए और बी क्या है। ए और बी हमारे हैं कंसंट्रेशन टर्म, जिनको हम कोफिशिएंट भी कहते हैं, कोफिशिएंट या कोफिशिएंट्स, या फिर नंबर ऑफ मोल्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोफिशिएंट या फिर नंबर ऑफ मोल्स। और ए एंड बी क्या है यहाँ पे, ए और बी हमारे रिएक्शन में रिएक्टेंट्स हैं जो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। राइट, तो एक जनरल ये रिएक्शन हो गई। अब जो रेट इक्वेशन है फॉर दिस रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन क्या आएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से अगर हम लिखते हैं तो हम कहते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन is directly proportional to the concentration of the reactant raised to the power which is equal to the stoichiometric coefficient। और यहाँ पे stoichiometric coefficient क्या आ रहे हैं, A और B का कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, और स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा यानी रेज टू द पावर विच इज़ इक्वल टू द स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इन द केमिकल रिएक्शन एंड विच इज़ B। ये कैसे आया है यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन। राइट, ये हमारे पास आया है एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब हमने क्या किया था, लॉ ऑफ मास एक्शन में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया था, तो हमने के लगाया था जिसको हमने रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट बोला था, और ये कुछ इस तरह से आ गया था। राइट, ये हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ा है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ ऑब्जर्व करी गई कि रेट ऑफ द रिएक्शन, जो ये जनरल रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, ये पूरी तरह से जो कंसंट्रेशन टर्म्स हमने यहाँ पे लिए हैं, ए और बी, नंबर ऑफ मोल्स की हम बात कर रहे हैं, ये कंसंट्रेशन टर्म्स भी हैं, तो पूरी तरह से जो है रेट ऑफ द रिएक्शन इस पर डिपेंड नहीं करता है। यानी जितने नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ पे ले रखे हैं वो सारे के सारे एक्टिव नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, यानी वो सारे के सारा कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। एक्सपेरिमेंटली ये चीज निकल के आई कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं ए और बी, ठीक है, उसमें पूरे के पूरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से जो एक्टिव मोल्स आ रहे हैं, यानी कि ए में से जितने मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं एक्टिव मोल्स। तो अगर हम एक्टिव मोल्स लेके चलें कि इन इक्वेशन वन, in equation 1 if active moles का मतलब है जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, एक्टिव मोल्स, एक्चुअल कंसंट्रेशन जिसे हम बोल सकते हैं, और एक्चुअल कंसंट्रेशन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्टेंट का, उसको अगर हम अल्फा मान लें, अल्फा किसके लिए, ए के लिए ले लेते हैं, फॉर ए इफ दिस इज इक्वल टू अल्फा, एंड फॉर बी, जो बी रिएक्टेंट है उसके लिए हमने ले लिया बीटा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दिस ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हमने लिए थे ए बी, या जो कोफिशिएंट हमने लिए थे ए बी, उसकी जगह पे जो एक्चुअल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का इन्वॉल्व हो रहा है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, वो अगर अल्फा और बीटा है, तो हमारा एज पर रेट लॉ जो एक्सप्रेशन आएगा, तो एज पर रेट लॉ जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा, फॉर क्लियर पूरी बात लिख लेते हैं, फॉर इक्वेशन 1 वो हो जाएगा हमारा रेट
इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, तो हम डायरेक्टली का साइन ना इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ना लगा के सीधे इक्वालिटी के टर्म में लिखते हैं रेट इज़ इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एल्फा और कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर बीटा, राइट। और यही जो इस इक्वेशन हमारे पास नेक्स्ट आ रही है, या ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है, तो इक्वेशन 2 इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसी को हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो क्लास के स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन और लॉ ऑफ मास एक्शन दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और वन ऑफ द मेन डिफरेंस इज दैट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट or reactants is raised to the power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient of reactant. But in case of law of mass action क्या हो रहा है, देखिए जो reactant का concentration है it is raised to the power which is equal to the stoichiometric coefficient of the reactants. और इसी रेट लॉ एक्सप्रेशन के साथ हमारे पास आएगा इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो आई होप लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन इज बेसिकली बेस्ड ऑन स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन, और वेयर एज रेट लॉ एक्सप्रेशन जो हमारे पास ये हमने लिखा है किस पे बेस्ड आ रहा है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन टर्म ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स, राइट। तो रेट ऑफ द रिएक्शन हमारे पूरे ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो एक्टिव मोल्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्चुअल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो और एक्चुअल कंसंट्रेशन जो आ रहा है वो यू कैन सी इट इज़ नॉट इक्वल टू द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यही डिफरेंस है लॉ ऑफ मास एक्शन में और रेट लॉ एक्सप्रेशन में। और रेट लॉ जो है हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन किया जाता है। दोनों लॉ के डिफरेंस को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं 2NO2 plus F2 gives 2NO2। F, ठीक है। अगर सपोज ये रिएक्शन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या आएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन जो ये कहता है रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द concentration of reactants raised to the power which is numerically equal to stoichiometric coefficient। तो law of mass action के हिसाब से अगर हम उसको अप्लाई कर रहे हैं इस रिएक्शन पे, तो रेट हो जाएगा रेट इज इक्वल टू K, और रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है NO2, और NO2 के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है वो है 2, तो NO2 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा, और F2 एज इट इज़ रहेगा। इसके ऊपर 1 है तो 1 तो लिखना नहीं है, एज इट इज़ रहेगा। और सेम रिएक्शन को जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया तो एक्सपेरिमेंट से चीज़ निकल के आई कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ठीक है, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 एंड F2 जो रिएक्टेंट हैं हमारे। यानी कि अगर हम एज पर इसको रेट लॉ के हिसाब से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ठीक है, तो ये होगा रेट इज इक्वल टू K और NO2 और F2, ठीक है। यानी कि रेस टू द पावर देखिए वो नहीं आया जो हमने यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शंस लगाया था, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन सीधे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे बेस कर रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटली निकाली गई हैं, मतलब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका आंसर यही है कि एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए और एक्सपेरिमेंट्स जब निकले तो सिंपल यही आ रहा था कि रेट ऑफ द रिएक्शन सीधे आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 एंड F2, रेस टू द पावर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है किसमें, लॉ ऑफ मास एक्शन में और रेट लॉ में, जो अभी हमने डिस्कस किया था। आप
एक और रिएक्शन पे इसी चीज़ को अप्लाई करके देख सकते हैं कि सपोज़ अगर हमारे पास N2O5 के डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है, N2O5 का डिकम्पोजिशन, तो रिएक्शन जो आती है वो कुछ इस तरह से आती है कि N2O5 डिकम्पोज होता है और NO2 देता है और O2 देता है। हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो वी विल गेट 2N2O5 विल गिव 4NO2 हो जाएगा प्लस O2। तो रिएक्शन बैलेंस है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम लगाएं, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के, और जो रिएक्टेंट है वो है N2O5 रेस टू द पावर क्या हो जाएगा, इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो चीज़ ऑब्जर्व करी गई है वो ये ऑब्जर्व करी गई है। अब अगर इसी इक्वेशन में, ठीक है, हम अगर N2O5 का कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, जैसे सपोज अगर हम कह रहे हैं, एक जनरल हम लेके चल रहे हैं कि हमारे पास 4 मोल्स अगर थे N2O5 के, 4 मोल्स ऑफ N2O5 हैं, और उससे अगर हमें रेट निकालना हो तो रेट क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा K, और N2O5 का कंसंट्रेशन कितना है 4 मोल्स, और पूरा 4 मोल्स नहीं बल्कि 4 मोल्स पर लीटर वाली चीज़ आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम एक्टिव मास की बात करते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स की बात नहीं करते हैं। तो 4 मोल्स पर लीटर है ये, अगर और क्लियर करके लिखें तो रेट कितना आ रहा है यहाँ पे, रेट आ जाएगा 16। ये एक हमने ऐसे ही जनरल रफ कैलकुलेशन करने के लिए समझा है। और अगर हम रिएक्टेंट जो भी हमारा N2O5 जैसे इस रिएक्शन में, अगर हम उसके कंसंट्रेशन को डबल कर दें, तो डबल करने का मतलब क्या हुआ, 4 है। इफ़ कंसंट्रेशन इज डबल या डबल्ड, ठीक है, तो डबल करने का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन कितना हो गया, 8 हो गया। अब हम रेट निकालेंगे तो रेट क्या आएगा, K, और N2O5 को हमने कर दिया है डबल, और डबल हो गया 8 और 8 का स्क्वायर, तो अब हम रेट निकालेंगे तो रेट क्या आएगा हमारा 64 आएगा, ठीक है। तो अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं ये, तो रेट पे देखिए क्या फ़र्क पड़ रहा है, 16 और 64 4 टाइम्स बढ़ रहा है, 4 टाइम्स। यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो बाय डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 क्या हो रहा है, द रेट बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेट, 4 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता नहीं है, और एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता नहीं है तो फिर कैसा होता है, तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से निकल के आया कि बाय डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 जो रिएक्शन रेट है वो भी डबल होता है, और लॉ ऑफ मास एक्शन से क्या हो रहा था कि 4 टाइम्स आ रहा था वो। तो अगर कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट लॉ भी डबल होता है, तो एक्चुअली फिर क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या आना चाहिए, रेट इज इक्वल टू K और N2O5, राइट। यानी हमने जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या एक्टिव मोल्स यहाँ पे हमने लिए थे 2, या एक्टिव मास जो हमने लिया था 2, और जब हमने लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखा तो रेस टू द पावर 2 लगाया, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, जो रेट लॉ से आ रहा है। और रेट लॉ ही हमें बिल्कुल सही बात बताती है जब भी हम रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करते हैं, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम रेट ऑफ द रिएक्शन ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन के लिए जहाँ हमने N2O5 के डिकम्पोजिशन की बात की थी, रेट लॉ ये कहता है कि बाय डबलिंग the concentration of N2O5, the rate of reaction gets doubled। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने यहाँ पे समझा था, हम वैसे समझ सकते हैं कि इनिशियल मोल्स अगर यहाँ पे 4 थे तो रेट भी कितना आएगा, 4 आएगा, और अगर हमने कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, यहाँ पे 8 कर दिया हमने, तो हमारा रेट भी क्या आएगा, वो 8 आएगा। यानी जो इनिशियल रेट आया था 4, अब 8 आ रहा है, यानी इनिशियल रेट का क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो कंसंट्रेशन को डबल करने से N2O5 के जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो भी डबल होता है, वो 4 टाइम्स नहीं बढ़ता है। इन दोनों लॉ
के डिफरेंसेस समझने का पर्पस था कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे फोकस कर सकें, जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। राइट, हमने इन दोनों में क्या चीज़ देखी है कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ पावर है वो रेट लॉ में हमारी अलग आ रही हैं और लॉ ऑफ मास एक्शन में अलग आ रही हैं। और जब भी हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम एज पर रेट लॉ ही निकालते हैं, हम कभी भी लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से नहीं निकालते हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन किया जाता है। क्या है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि सम of powers of concentration terms involved in rate law, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने लिखना सीखा था उसी की बात हो रही है। इन्वॉल्व इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। राइट, तो अगर हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालनी है तो हम सिंपली क्या करेंगे कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी कंसंट्रेशन टर्म की पावर आ रही हैं या पावर्स आ रही हैं हम उनको सम करते चलेंगे एंड वी कैन ईजिली कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। से फॉर एग्जांपल अगर जनरल रिएक्शन हमारे पास है रेट इज इक्वल टू के रिएक्टेंट ए रेज टू द पावर एल्फा, reactant B raised to the power beta और reactant C raised to the power gamma। तो order of the reaction क्या होना चाहिए? order of reaction, ठीक है। ये हमने यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख रखा है कि एक्चुअली कितना नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या एक्चुअल जो पावर है कंसंट्रेशन टर्म की वो ये आ रही है। तो हम इन सारी पावर को सम कर देंगे तो हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मिल जाएगा। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कि हम क्या करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर्स आ रही हैं बस उनको सम कर देते हैं तो हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मिल जाता है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हमारे पास रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, तो कुछ ये प्रोडक्ट्स बन के आते हैं हमारे पास। राइट, और रेट लॉ एक्सप्रेशन के हिसाब से या अगर हम इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखें तो वो हो जाएगा रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू के और N2O5 और रेज टू द पावर 1 ही यहाँ पर है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको नंबर दे देते हैं 1। एक सेकेंड रिएक्शन हम ले लेते हैं। हमारे पास ये रिएक्शन है 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, 2 + 1। एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ निकाली गई है, जो हम यहाँ पे देख के निकाल सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ निकाली गई है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ रहा है यहाँ पे 3। और एक लास्ट रिएक्शन ले लेते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 जो आती है ये, और बैलेंस करने के लिए हम कोफिशिएंट लगा देते हैं। अब अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से लिख रहे हैं तो लॉ ऑफ मास एक्शन रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K और H2O2 रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? आना चाहिए 2। लेकिन जब हमने इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन की जगह पे रेट लॉ लगाया, ठीक है ना, और या एक्चुअल रेट की अगर हम बात करें कि एक्चुअल रेट क्या होगा, क्योंकि जो रेट लॉ है वो हमें एक्चुअल रेट के बारे में ही बताता है। तो एक्चुअल रेट बेसिकली जो आता है इस रिएक्शन का वो है K और H2O2। राइट, तो इसका मतलब रेट क्या निकला? रेट निकला 1। और एक्सपेक्टेड क्या था यहाँ पे? एक्सपेक्टेड था 2, या एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन रेट कितना आ रहा था? 2, और एक्चुअल रेट रिएक्शन का कितना आ रहा है? 1। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच एक्चुअली कैलकुलेटेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। और एक इसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो किसी भी रिएक्शन के लिए 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है और फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, अभी हम इसी में एक और आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे मॉलिक्युलैरिटी।
और मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में जब हम डिफरेंसेस की बात करेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे. अभी के लिए फ़िलहाल हम समझ लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन इन फ्रैक्शन. राइट, ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सारी वैल्यूज़ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए पॉसिबल हैं. तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.